लेक्चर में जो बात हमारी हुई थी वो अगर थोड़ा सा याद करो तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल क्या है और सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास काफ़ी और डिस्कशन बाकी है। फिलहाल सिर्फ एक बेसिक चीज़ को दिमाग में रखो कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा तुमको एक चीज़ बता दूं कि सपोज करो कि एक दीवार है, ठीक है ना, वॉल जो बहुत सारे ब्रिक्स से बनी हुई है, राइट। Every one of us have a wall of some kind at our homes and it is made up of say bricks। तो अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि इस वॉल का फंक्शन क्या है, तुम्हारे घर में जो कंपाउंड वॉल होती है उसका काम क्या होता है, क्यों होती है घरों में कंपाउंड वॉल? ताकि हमारा जो घर के अंदर रखा हुआ सामान है, गाड़ी है, गार्डन है, वो प्रोटेक्टेड रह सके, बराबर ना। तो कंपाउंड वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। सही, दोहराया नहीं, कंपाउंड वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन, बराबर। अब कंपाउंड वॉल का स्ट्रक्चर क्या है? ये, बराबर। इसमें से अगर मैं एक ब्रिक निकाल दूं, मतलब एक ईंट निकाल दूं, इस ईंट को मैंने अलग कर दिया, अब क्या हुआ? ईंट अलग होने की वजह से या ब्रिक निकाल देने की वजह से यहां बन गया छेद। अब अंदर की चीजें बाहर वालों को दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? दिखेंगी, मतलब जो फंक्शन था, वॉल कंपाउंड का जो फंक्शन था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, बराबर। और वॉल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर था वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये जो ब्रिक है, ये जो एक सिंगल ईंट है, ये वॉल कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसको जोड़ जोड़ के वॉल कंपाउंड बनती है ना। तो ये जो एक ब्रिक या एक ईंट है ना, वो क्या हुआ? यूनिट। किस चीज का यूनिट? इस वॉल कंपाउंड नाम के स्ट्रक्चर का यूनिट और उसके फंक्शन का यूनिट। इस एक ब्रिक के निकल जाने की वजह से वॉल कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया और फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो फिर हम इस एक ब्रिक को क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज यूनिट ऑफ फंक्शन। उसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है, तो उस ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का यूनिट है। समझ में आई ना बात? मतलब अगर ये मेरा हाथ इधर उधर जा रहा है, मतलब काम कर रहा है, राइट। तो ये मेरा हाथ काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इस हाथ में जितनी भी सेल्स है ना, वो सब मिलके काम कर रही है। ठीक, अगर इस हाथ के पूरे फंक्शन का, मतलब इस तरह से काम करने का हम बात करें, तो इस हाथ की हर एक सेल का उसमें कंट्रीब्यूशन है। मतलब इस हाथ के काम करने के पीछे इस हाथ की मसल्स में प्रेजेंट सभी सेल्स अपना अपना काम कर रही है, तब जाके ये हाथ काम कर रहा है, बराबर। तो इस हाथ की हर एक सेल को मैं क्या बोलूंगा ना? यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। तो इस तरह से वो डेफिनेशन हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। और एक बात हमने लास्ट टाइम की थी कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितनी सेल्स है, इस बात को अगर बेसिस रख के हम क्लासिफाई करें तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमको मेनली दिखते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक, बट देखो आप, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं उसको समझो कि whether the organism is unicellular or मल्टीसेलुलर, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो,
its life starts always as a single cell। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो जो भी हमने लिखा है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको। एक बात बताओ मुझे कि हमने बैक्टीरिया को कौन सी कैटेगरी में रखा था? हमने बैक्टीरिया को रखा था यूनिसेलुलर कैटेगरी में, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, राइट। और हमने ह्यूमन को किस कैटेगरी में रखा था? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी मतलब ह्यूमन की जो पूरी बॉडी है वो मल्टीपल या करोड़ों सेल्स से मिलके बनी हुई है। लेकिन जब ह्यूमन बनने की शुरुआत होती है, मतलब मैं सीधा कहूं तो मां के पेट में जब बच्चा बढ़ना शुरू होता है, ठीक, तो क्या वो डायरेक्टली ह्यूमन के रूप में ही डेवलप होना शुरू होता है? समझने वाली बात है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो या फिर कोई रोज का प्लांट या कोई मैंगो का ट्री आपको दिखे तो क्या वो डायरेक्टली उठा के लगा दिया जाता है? मैंगो ट्री यहाँ से उठा के वहां लगा दिया, नहीं ना। हम क्या करते हैं, मैंगो की ट्री का बीज बोते हैं, सीड, और उस सीड से प्लांट निकलता है, बराबर। तो उस सीड के अंदर शुरुआत कैसे होती है प्लांट निकलने की? या ह्यूमन जब मां के पेट से जन्म लेता है तो मां के पेट में उसकी शुरुआत कैसे होती है उसके बनने की, मतलब बच्चा बनने की या प्लांट बनने की? तो भाई देखो कि चाहे तुम बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करो, नहीं तो ह्यूमन या किसी मैंगो ट्री जैसे मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की, चाहे फॉर्म ऑफ लाइफ यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, उसकी जो शुरुआत है बनने की वो हमेशा किस रूप में होती है? एक सिंगल सेल। थोड़ी बहुत जानकारी हमको बेसिकली प्रीवियस स्टैंडर्ड के स्टडीज के भरोसे जरूर है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ये हम 10th में जरूर पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस में कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल और फीमेल गमेट्स बनते हैं, असेक्सुअल में गमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बराबर। गमेट्स के फ्यूजन से बनने वाली सेल मतलब जाइगोट। जाइगोट इज अ काइंड ऑफ सेल। तो हर वो ऑर्गेनिज्म या हर वो लाइफ फॉर्म जो मल्टी सेलुलर है और खास करके जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, मतलब जिनमें प्रजनन या रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके का होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए रिप्रोडक्शन होना तो मस्ट बात है, रिप्रोडक्शन के बिना नेक्स्ट जनरेशन आ नहीं सकती। अब वो रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल टाइप का है तो जाइगोट बनना तय बात है, जाइगोट जरूर बनेगा फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट एंड फीमेल गमेट। तो मेल और फीमेल गमेट के फ्यूजन से बनने वाली कंबाइंड सेल को, कॉमन सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। तो हमारी हो या किसी भी और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत है वो कौन सी सेल से होती है? जाइगोट नाम की सेल से। जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं ना कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इट्स लाइफ स्टार्ट्स ऑलवेज एज अ सिंगल सेल। तो अगर हम हमारे जैसे ह्यूमंस जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो आवर लाइफ स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ विच सिंगल सेल? जाइगोट। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि बैक्टीरिया जो है वो एक असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें एक सेल डायरेक्टली दो सेल्स को जन्म देती है किसी भी तरह के गमेट या जाइगोट बनाए बिना। लेकिन बात तो फिर भी वही है ना कि ये तो है ही यूनिसेलुलर, तो इनकी लाइफ स्टार्ट भी सिंगल सेल से होगी और एंड में भी इनमें सिंगल सेल ही होगी, राइट। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्टार्ट होती है एज अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट, और बाद में ये जाइगोट डिवाइड हो होकर बहुत सारी सेल्स वाला एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसलिए हम खुद को मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो डेवलप्ड स्टेट में बड़े होने के बाद हम मल्टी सेलुलर है, लेकिन हमारी जो शुरुआत है वो एक सिंगल सेल के रूप में होती है। नॉट जस्ट हमारी, तुम हाथी देख लो, घोड़ा देख लो, टाइगर देख लो, लायन देख लो, ये सभी वो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है जो हम देखते हैं बड़े होने के बाद। लेकिन जो इनकी शुरुआत है इनके माँ के पेट में कह लो, वो किस रूप में होती है? एक सिंगल सेल के रूप में, जिसके डिवीजन होकर ये बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर बनते हैं। तो ये बेसिक चीज इसीलिए हमने लिखी है सेल के बारे में कि चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, उसकी जो शुरुआत है वो एक सिंगल सेल के रूप में होती है, ठीक। अगर वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो वो सिंगल सेल जिस रूप में उसकी शुरुआत होती है उसको टिपिकली हम कहते हैं जाइगोट, ठीक ना। मुझे बताओ या आप खुद सोचो, बताओ इसलिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आदत है क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस की आदत है। अब तुम खुद सोचो कि हमारी बॉडी, मतलब ह्यूमन की बॉडी को हमेशा सेंटर में रखो, या ह्यूमन की बॉडी को हमेशा सोचो। हम हमारी खुद की बॉडी के बारे में हम जो सोच सकते हैं वो किसी और की बॉडी में नहीं सोच सकते। दैट्स व्हाई रेफरेंस के तौर पे हमेशा हम खुद की बॉडी को सेंटर में रखें तो हमेशा सोचना आसान होता है। लाइक तुम्हारी बॉडी क्या क्या काम करती है, एक ब्रॉड सेंस में सोचो कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं, राइट। हम पबजी खेलते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, राइट। हमारे इसमें सेंस है, हमारे इसमें इंस्टिंक्ट है। तो ये सब कौन सी सिस्टम की वजह से है? तो ब्रेन है हमारे पास। तुम कोई क्विज सॉल्व करते हो या कोई पजल सॉल्व करते हो तो क्यों कर पाते हो? क्योंकि तुम्हारे पास सोचने के लिए, विचार करने के लिए एक सिस्टम है, एनालिसिस करने के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट है तुम्हारी बॉडी का जिसको तुम क्या कहते हो? नर्वस सिस्टम, बराबर। जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तुम जो सांस लेते हो उस सांस लेने का मतलब क्या है? तो तुम अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हो या ऑक्सीजन रिच एयर लेते हो, और जब तुम सांस बाहर निकालते हो तो तुम क्या बाहर निकालते हो? बॉडी में बनी हुई टॉक्सिक या फाउल या अनवांटेड गैसेस को बाहर निकालते हो। जाहिर सी बात है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग कैरी आउट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है? लंग्स, फेफड़े, बराबर। यहाँ इस पर्टिकुलर कैविटी में, जिसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, इधर लंग्स है, ठीक है, हार्ट है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। फिर हमने जो फूड खाया उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उस फूड को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास स्टमक है, हमारे पास इंटेस्टाइन है, हमारे पास माउथ है, और जो फूड हम पचा नहीं सकते उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए एनस है, राइट। तो ये पूरी सिस्टम जो फूड से रिलेटेड काम करती है, खाने से लेके पचाने से लेकर जो नहीं पचा उसको बाहर निकाल देने का काम, वो कौन सी सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, बराबर। हमने खाना खाया, उसको पचाया, पचाने के बाद वो खाना कहाँ जाता है? तो हम खाना क्यों खाते हैं?
इसको तुम्हें समझना होगा कि हम खाना खाते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, और उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में जाने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमें एनर्जी मिले, राइट। तो फिर बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो फिर हर एक सेल तक पचाए हुए न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का जिम्मा किसका, काम किसका? तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, राइट। हर थोड़ी देर बाद या थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी को बहुत जल्दी जल्दी बाथरूम जाना होता है, बराबर, टॉयलेट के लिए, या हम टिपिकल भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में कहें तो यूरिनेशन के लिए। तो यूरिन क्या है? तो देखो ऐसा है कि किसी भी फैक्ट्री में तुम जाओ, फूड बनाने से लेके फर्टिलाइजर बनाने तक, हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक जहरीली चीज निकलती है। हम चंद्रपुर की बात करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, सबको दिखता है, चंद्रपुर की किसी भी छत से दिखेगा, उधर बड़ी बड़ी चिमनीज लगी हुई है, बराबर। उससे क्या बाहर निकलता है कंटिन्यूअसली? धुआं। क्या है भाई वो धुआं? वो धुआं एक अनवांटेड चीज है जो बिजली बनने के साथ कोयले के जलने से बनता है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या उसको रखा जा सकता है फैक्ट्री में संभाल के? बिल्कुल भी नहीं। तो उस धुएं को बहुत ऊंचाई पे जाके छोड़ने के लिए वो चिमनीज बनाई है ताकि हमारी एयर कम से कम पोल्यूट हो, बराबर। तो वो धुआं अनवांटेड चीज है जिसको चिमनीज के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो हमारी बॉडी भी तो एक फैक्ट्री है, हमारी बॉडी में भी तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस अलग अलग सेल्स में होती है। तो फिर वहां पे अनवांटेड चीजें नहीं बनेंगी क्या? बिल्कुल बनेंगी। फिर वो अनवांटेड टॉक्सिक चीजें जो बॉडी में बनी है उसको बनने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन रखा भी नहीं जा सकता। फिर उनको निकालने के लिए एक सेपरेट सिस्टम है जिसका बाय प्रोडक्ट या जिसका प्रोडक्ट है यूरिन। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, बराबर। फिर हम खड़े क्यों हैं, या हम झुक क्यों पाते हैं, हम इधर उधर मुड़ क्यों पाते हैं, हमको अगर कोई चीज लग जाए तो हमको ज्यादा नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? ये इधर देखो, लंग्स के पास हाथ जाता है क्या तुम्हारा? हार्ट को छू सकते हो क्या तुम? नहीं, क्योंकि इधर क्या है? हड्डियां है, रिब केज कहते हैं हम इसे, बराबर। इधर क्या है? खंदा। ये शोल्डर है तो ये शोल्डर बोन है, राइट। ये हाथ के अंदर तुम अगर थोड़ा सा ऐसे प्रेस करो तो सबको अपनी अपनी हड्डी फील होती है। तो ये क्या है ना, हड्डी, ये जो बोन्स है ये हमारा फ्रेमवर्क बनाते हैं। फिर से हम बिल्डिंग पे जाते हैं, पता नहीं बार बार हम बिल्डिंग का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है। इस बिल्डिंग में जहाँ मैं खड़ा हूँ या उस घर में जहाँ तुम अभी बैठे हो, उस घर को बनाते समय उसमें लोहे के कॉलम्स बनाए गए, बराबर ना। वो ढांचा बनाया गया, स्लैब जब डाला जाता है तो स्लैब डालने से पहले वो लोहा बांधते हुए सबने देख रखा है। तो भाई वो लोहा क्यों होता है, या वो कॉलम्स जो खड़े किए जाते हैं उसमें लोहा क्यों होता है? लोहा मतलब हमारे बोन्स। वो जो लोहा है वो हमारे घर की इमारत का ढांचा बनाता है। तो वैसे ही हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स है, वो हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, उसको प्रोटेक्टेड रखती है, उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म प्रोवाइड करती है। हर इंसान के पास 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 कान 2 आँख है ना। तो ये सब ढांचा कॉमन है जो किसने प्रोवाइड किया? तो एक सेपरेट सिस्टम ने जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो देखो आप कितनी बेसिक सिस्टम्स हुई, 6। क्या स्केलेटल सिस्टम सर्कुलेशन कर सकती है? जवाब है नहीं। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम सोच सकती है? जवाब है नहीं। क्या नर्वस सिस्टम रेस्पिरेशन कर सकती है? जवाब है नहीं। तो भाई अलग अलग सिस्टम को काम बांट दिया गया है, बराबर, और हर एक सिस्टम अपना अपना काम करती है, और ये सभी सिस्टम्स मिलके जब अपना अपना काम सही तरीके से करती है तो हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करती है। इसमें से एक भी सिस्टम बिगड़ जाए
तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिसीज या डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे सांस लेने की प्रॉब्लम तैयार होगी क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रही, पागल हो जाएगा इंसान, या साइकिक हो जाएगा क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रही, खाया हुआ पच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रही, या फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं कर रही, बराबर। या कहीं लग जाए, हमको फ्रैक्चर हो जाए, तो इसका मतलब कौन सी सिस्टम में डिफेक्ट आया, स्केलेटल सिस्टम में। हाथ टूट गया तो हाथ काम नहीं करना बंद कर देगा। तो ये सब बातें हैं जो हमको समझनी है बेसिकली कि भाई ह्यूमन जैसे किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सोचे अगर हम, तो उसके पास सेपरेट सिस्टम्स है सेपरेट कामों को करने के लिए। ये किसकी बात हो रही है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट systems for performing different functions। लेकिन थोड़ा तुम इनके बारे में भी सोचो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया सोच सकता है, अपने आजू बाजू की कंडीशंस को समझ सकता है? तो यस, बैक्टीरिया को समझ जाता है कि उसके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं है। ठीक, बैक्टीरिया गैसियस एक्सचेंज कर सकता है क्या? ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकता है, CO2 छोड़ सकता है? यस, वो ये भी कर सकता है, लेकिन उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है। क्या बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट कर सकता है? हाँ, वो फूड को डाइजेस्ट भी कर सकता है, लेकिन उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेटली नहीं है, उसके पास स्टमक नहीं है, उसके पास इंटेस्टाइन नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही सिंगल सेल से बनी हुई है। क्या वो चीजों को अपने अंदर सर्कुलेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या वो अपनी सेल से, अपनी बॉडी से अनवांटेड चीजों को बाहर निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है, मतलब वो एक्सक्रीशन भी कर सकता है। ठीक है। क्या उसकी सेल का साइज मेंटेन है या वो चेंज होते रहता है? तो मैक्सिमम बैक्टीरिया में सेल का साइज फिक्स्ड होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन है। तो जो काम, सोचो आप, जो काम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सिस्टम्स करती है, वो सभी काम बैक्टीरिया की एक सिंगल सेल निपटा लेती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया की पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है तो उसमें ये सारे काम नहीं हो पाते। ये सभी काम एक सिंगल बैक्टीरियल सेल भी कर लेती है। ठीक, तो समझने वाली या बोलने वाली बात यह है कि डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज like exchange of gases, digestion, excretion, etc. are performed by single cell in unicellular organisms, while all these functions are performed by separate systems in multicellular organism। मतलब ये हुआ कि हम अगर बोले कि घर के अलग अलग कामों को करने के लिए एक ही नौकर है, एक ही नौकर सारे काम करता है। और एक घर ऐसा है कि जहाँ पे खाना एक नौकर बनाता है, पोछा एक नौकर लगाता है, कपड़े एक नौकर धोता है, बर्तन एक नौकर धोता है, सब्जी एक नौकर लाता है। लेकिन एक घर ऐसा है जिधर सब्जी लाना, खाना बनाना, रोटी बनाना, पोछा मारना, कपड़े धोना, बर्तन धोना एक ही नौकर करता है। तो एक ही नौकर जहाँ सारे काम करे, वो ये केस सिनेरियो है। मतलब a unicellular organism performs all the function in its single cell, जबकि multicellular organism have different systems made up of different types of cells for performing different functions। तो ज्यादा sophisticated काम किन में होगा? No doubt multicellular organisms में।
इसीलिए हम बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा इवॉल्व्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। लेकिन इवोल्यूशन में पहले डायरेक्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं आए, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए और उनके बाद दुनिया में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। तुम आप अब ये सब जो आप देख रहे हो ना, वो मोबाइल पे देख रहे हो बराबर, या फिर आप टैब पे देख रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो। तो आपके घर में आज की डेट में जो मोबाइल है वो कौन सा है? स्मार्टफोन, बराबर। कई सारे काम कर लेता है, खाना ऑर्डर करने से लेकर, जोमेटो स्विगी से लेकर, गेम खेलने से लेकर, ऑनलाइन रिचार्ज से लेकर, वीडियो देखने से लेकर, फिल्म देखने से लेकर, व्हाट्सएप फीचर्स, सारे मल्टीपल फीचर्स वाले हमारे पास 2GB 3GB 5GB, कितना मेगापिक्सल कैमरा पता नहीं, वो सब, इंस्टाग्राम ट्विटर सब है हमारे पास। आज से 10 साल पीछे अगर तुम जाओ तो इसमें से कुछ भी नहीं था। जब मैं स्टूडेंट था, या स्टूडेंट बोलने से अच्छा, मैंने ये सब जब शुरू किया था तब भी ये सारे सिस्टम वाले फ़ोन नहीं थे, ठीक है। मेरी स्टूडेंट फेज में मेरे पास एक डब्बा हुआ करता था जो ब्लैक एंड वाइट था, जिसमें एक स्नेक का गेम हुआ करता था और एक कॉलिंग और रिसीविंग की सुविधा हुआ करती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डायरेक्ट स्मार्टफोन आया क्या? नहीं आया। फीचर फोन आए, डब्बा फोन आए, इवोल्यूशन होता गया, फीचर्स जुड़ते गए और एक स्मार्टफोन नाम की चीज़ आई, उसमें भी इवोल्यूशन हो रहा है। आप देखो 2 साल पहले एक 16 मेगापिक्सल वाले कैमरा से ऊपर का आपको फ़ोन नहीं मिलता था, आज आपको 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला फ़ोन मिलता है, राइट। 2 साल पहले आपको 2GB से ज़्यादा रैम वाला फ़ोन नहीं मिलता था, आज 8GB रैम वाला फ़ोन आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये क्या है ना, ये इवोल्यूशन है। आपके घर में जो टीवी है वो फ्लैट स्क्रीन वाला है, कम से कम जगह में आने वाला। आज से 10-15 साल पहले डब्बा, बड़े बड़े साइज के टीवी हुआ करते थे। तो ये इवोल्यूशन है। तो ऐसा ही इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स में भी आया है, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बने हैं, ज़्यादा इफिशिएंट बने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने हैं वो चले गए, वो भी है और नए वाले भी हैं जो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे आज भी हमारे आजू बाजू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है और हम खुद भी हैं। फर्क ये है कि बैक्टीरिया की एक सिंगल सेल सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस कर लेती है, जबकि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा शब्द या टर्मिनोलॉजी जिसे कहें हम, वो यूज होती है। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कामों को करने के लिए, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट है, हम यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं वो है डिवीजन ऑफ लेबर, कामों का बंटवारा, ठीक। दैट्स व्हाई एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट के तौर पे हम कहेंगे यहाँ पे कि डिवीजन ऑफ लेबर, कामों का बंटवारा, exist in multicellular organisms but it do not exist in unicellular organisms, or you can say कि in unicellular organisms there is no division of labor, while in multicellular organisms there is always a division of labor, right? सेल से जुड़ी हुई एक और टर्म हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ते या सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं टिश्यू, ठीक। जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है उनके लिए ये टर्म नहीं है, किनके लिए है ये टर्म टिश्यू नाम की, जो मल्टीसेलुलर है। अगर हम डिफाइन करें तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग common origin and function, ठीक है ना।
tissue is a group of cells having common origin and function, मतलब एक common origin और function जिनका है, ऐसे group of cells को tissue कहते हैं। group of cells आया, group of cells आया, तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल, तो इधर ग्रुप ऑफ सेल का तो सवाल ही नहीं। तो ये सिर्फ किसके लिए लागू होगा? टिश्यू नाम की चीज सिर्फ किन में एग्जिस्ट करती है? उन ऑर्गेनिजम्स में जो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है। अब एक से ज्यादा मतलब दो नहीं होती, कई सारी होती है। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन जो हमारा फोकस है वो तुम्हारे प्रीवियस स्टैंडर्ड के नॉलेज के बेसिस पे हम रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए। तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, प्रीवियस स्टैंडर्ड मतलब 10th की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 7th 8th 9th 10th, इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने कुछ टर्म्स या कुछ नाम सुन रखे हैं, जैसे कि xylem, फ्लोएम। ये किस रिलेशन में सुन रखे हैं हमने? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के कंडक्टिव टिश्यू है ये, मतलब कुछ कैरी करने वाले टिश्यू। इन जनरल हमको पढ़ाया जाता है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कि जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स while phloem carry food in plants। प्लांट्स के अंदर ब्लड नहीं होता, बराबर, तो फिर प्लांट्स में बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम नाम का टिश्यू। और प्लांट अगर तुम देखो तो फूड कहाँ बनता है प्लांट में? लीफ में बनता है, क्योंकि वही एक ग्रीन पार्ट है प्लांट का। स्टेम में बनता है क्या? रूट में बनता है क्या? ब्रांच में बनता है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फिर फूड पहुंचाने का काम प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट या यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं है कि जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, डिस्कशन ये है कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। ये दोनों क्या है? टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, मतलब जाइलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, while phloem is a group of cells having common origin and function, function क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो जब भी बात टिश्यू की हो तो एक बात हमेशा आप याद रखोगे कि टिश्यू एज अ टर्म इज रिलेटेबल टू only multicellular forms of life, because tissue itself is a group of cells and tissue always has a common origin, or all the cells in a given tissue, किसी भी टिश्यू के अंदर की जो सेल्स है उनकी ओरिजिन, मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हुई है, बनना शुरू हुई है, वो कॉमन होता है और फंक्शन भी कॉमन होता है। तो कहने वाली बात यह है कि जो मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनमें अलग अलग टिश्यूज अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे प्लांट की बात करें तो जाइलम नाम का टिश्यू वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, फ्लोएम नाम का टिश्यू फूड कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। हमारी बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यू डाइजेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के टिश्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, जबकि एक्सक्रीटरी सिस्टम के टिश्यूज एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक, तो ये जो डिस्टिंक्शन है सेल और टिश्यू का, ये भी हमको यहाँ पे समझना होगा कि सेल एक सिंगल एंटाइटी है और कई सारे सेल्स का ग्रुप जिसका ओरिजिन और फंक्शन कॉमन है, हम उसे टिश्यू कहते हैं। फिर टिश्यू के कई प्रकार होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो दो बेसिक टिश्यूज जो हमारी जानकारी में है
ये आपको पता है पहले से ही, वो है xylem और phloem, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन भी है। xylem कभी भी फूड कैरी नहीं करता, वो स्पेशलाइज्ड है वाटर को कैरी करने के लिए, और phloem कभी भी वाटर को कैरी नहीं करता क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है फूड को कैरी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले भी बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेशन नहीं करती, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीशन नहीं करती। हर सिस्टम को अपना काम बांटा गया है और वो अपना अपना काम करती है, राइट। तो ये और कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप अपने सेल के नॉलेज में ऐड करोगे, इन एडिशन टू द थिंग्स दैट वी डिस्क्राइब्ड इन आवर इनिशियल क्लास रिलेटेड टू द सेल। एक बात खत्म करने से पहले फिर से बता दूं कि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत बेसिक डिस्कशन है सेल के बारे में। सेल के बारे में हम जितनी जानकारी यहाँ पे इकट्ठी कर रहे हैं वो सारी काम आएगी जब हम सेल का एक्चुअल डिटेल पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ये सारा डिस्कशन भले ही पॉइंट वाइज हो बट ये सारा बेसिक डिस्कशन है जो सेल से रिलेटेड होने के कारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार क्विक रिकैप आप देखो, हमने अभी क्या इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या पढ़ा। तो हमने ये बोला कि भाई दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जिसमें हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सभी काम एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कामों का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग सिस्टम, ये ह्यूमन का एग्जांपल है जहाँ पे ये अलग अलग सिस्टम अलग अलग कामों को अंजाम देती है, और पूरी सिस्टम जब अपना अपना काम सही तरीके से करती है तो ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। फिर इन अलग अलग सिस्टम्स में बेसिकली है क्या, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं टिश्यू, और अलग अलग टिश्यूज का नेचर और फंक्शन अलग अलग होता है जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह के काम कर पाती है, राइट। एडिशनल एग्जांपल्स में हमने प्लांट्स के दो टिश्यूज को लिया, जाइलम और फ्लोएम, जहाँ पे जाइलम वाटर और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं। तो इन सभी चीजों को और इससे पहले वाली चीजों को आप रिकॉल कीजिए। व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम we will add something additional to our knowledge of cell.